जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब यूपी में चुनाव चल रहे हैं। 3 चरण का चुनाव मतदान हो चुका है, चौथा चरण होने वाला है। तो आइए आज जरा इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर विपक्ष जब इस चुनावी समर में उतरा तो कौन कौन से हथियार लेके उतरा था और किन मुद्दों पर विपक्ष ने ये चुनाव लड़ने का मतलब उपक्रम किया। तो देखिए, विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा हथियार था, जो ये वो मान के चल रहे थे कि भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो ये किसान आंदोलन हुआ है, इस किसान आंदोलन से ये सरकार बहुत अलोकप्रिय हुई है और इससे भाजपा को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और इस डैमेज का फायदा इस चुनाव में उठा लिया जाए। तो जो मेन प्लैंक था वो ये था कि किसान बिल के इस मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ लिया जाए। मैं इससे पहले आपको जरा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2012 में जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था, तो वो आंदोलन था साहब मुख्यतया यूपीए में मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था और वो आंदोलन कांग्रेस को और यूपीए को पॉलिटिकली डैमेज करने वाला आंदोलन था। इसलिए उस आंदोलन को बीजेपी ने पर्दे के पीछे से हवा दी और उस आंदोलन से उपजे गुस्से को पॉलिटिकली भुनाया और बहुत सफलतापूर्वक भुनाया। उस आंदोलन का मुद्दा था भ्रष्टाचार। तो कांग्रेस को लगा कि ये एक और हमें मौका मिल गया है कि हम मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ सो कॉल्ड किसानों के गुस्से को भुना लें। इसीलिए सभी विपक्षी दलों ने राष्ट्रहित की चिंता न करते हुए जो है किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। अच्छा, हम डे 1 से कहते आ रहे थे कि साहब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पंजाब के आढ़तियों का आंदोलन है जिसमें थोड़े बहुत डिसग्रंटल्ड खट्टर साहब से नाराज जाट मतदाता, कुछ कांग्रेसी हरियाणा के और रालोद समर्थक कुछ जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौका देख के शामिल हो गए हैं। मुख्यतया ये आंदोलन तो पंजाब के अलगाववादी तत्वों और आढ़तियों का आंदोलन है। ये हमारा डे 1 से आरोप इस आंदोलन पर रहा। खैर साहब, आंदोलन चलता रहा। अंत में मोदी जी ने एक दिन जो है उठ के वो आंदोलन वापस ले लिया और हम लोग जो है इस बात से बेहद खफा थे मोदी जी से। खैर साहब, कुछ भी कहिए, मोदी जी की पॉलिटिकल एक्यूमेन तो है, उनकी पॉलिटिकल समझ तो हम लोगों से ज्यादा है। और मोदी जी ये समझ रहे थे कि इस चुनाव में ये खामखा किसान आंदोलन मुद्दा न बने, इसलिए इस मुद्दे को इन्होंने जड़ से खत्म कर दिया। अभी साहब, परसों पंजाब की वोटिंग होके हटी है और मैंने उस दिन पंजाब के पूरे माहौल का जायजा लिया और पिछले 2 दिन से लगातार यही कर रहा हूं। मैंने कई लोगों से पूछा कि भैया इस चुनाव में किसान आंदोलन, फार्म बिल, किसानी भी कोई मुद्दा रहा क्या? किसी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी खेती, किसानी, किसान, कृषि बिल की चर्चा तक की? कहीं कोई मुद्दा बना? बिल्कुल नहीं, किसी ने नाम तक नहीं लिया। ये तो साहब पंजाब का हाल है। यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए हैं सबने यही कहा कि नहीं, ये फार्म बिल, ये कृषि किसान आंदोलन कोई मुद्दा ही नहीं, किसी ने नाम तक नहीं लिया, कोई चर्चा ही नहीं की, उस मुद्दे पर एक भी वोट नहीं पड़ा। परंतु यदि आप
मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के एनालिस्ट की, सो कॉल्ड तुपारी जर्नलिस्ट की बात सुने तो वो तो ये कहते हैं कि साहब सबसे बड़ा मुद्दा ही किसान आंदोलन था। जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट बहुत नाराज है। मतलब आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और आपका प्लैंक क्या है? आप जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं ना, उसका एक पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्म बिल, किसान आंदोलन और किसानी मुद्दों को लेके जाट नाराज है। फैक्ट यह है कि ग्राउंड में ऐसी कोई नाराजगी है ही नहीं। जाट एज अ कम्युनिटी भी नाराज नहीं है और जाट एज अ किसान कम्युनिटी भी नाराज नहीं है। चुनाव में किसानी कोई मुद्दा नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो आशा की किरण थी, भाई देखिए ना, 2012 में अन्ना आंदोलन जब अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ चलाया तो उसका फायदा उठाया मोदी जी ने और 2014 में कांग्रेस का सफाया कर दिया, 45 सीट पे लाके सिमटा दिया। पर किसान आंदोलन का फायदा हमको तो किसी भी तरीके से विपक्ष के किसी पार्टी को होता हुआ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि किसानी कोई मुद्दा ही नहीं है, किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं। तो इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो फेल हो गया। दूसरा मुद्दा था विपक्षी पार्टियां वो ये लेके चलती कि कोरोना मिसमैनेजमेंट। हम हमेशा एक बात कहते थे कि हिंदुस्तानी जनता की याददाश्त सिर्फ 3 महीने की होती है। कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, हिंदुस्तान की जनता 90 दिन में भूल जाती है। कोरोना पिछले साल आया था, सब पब्लिक भूल भाल चुकी है। क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली, लाशें गंगा में तैर रही थी, लकड़ी नहीं मिली, या आवा दुनिया भर के जो ये लफाजी थी, ये आज इसका चुनाव में कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। कुछ सिपाही जर्नलिस्ट किसानों अब आम पब्लिक से पूछते हैं, कोरोना वाला कुछ ना है, कोरोना कोई मुद्दा नहीं। तब तीसरा मुद्दा महंगाई। तो महंगाई मुद्दे की हवा मोदी जी ने सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता करके निकाल दी थी। दूसरी बात है, जब हम ग्राउंड में लोगों से बात करते हैं तो महंगाई भी कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। क्यों? क्योंकि देखिए साहब, महंगाई किन चीजों की है? आप मुझे एक बात बताइए ना, सरसों का तेल 130, 40 या 150 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर बिका, पर सरसों के तेल के अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ। देखिए, सबसे मेन चीज होती है गरीब आदमी, सामान्य मिडिल क्लास के जीवन में आटा, चावल, आलू, हरी सब्जी और दालें। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो साहब मेन चीज है अरहर की दाल। 105 रुपए, 110 रुपए किलो आज भी आराम से बिक रही है। एक नंबर की जो बेस्ट दाल है सरसों की, अरहर की, वो 110 रुपया। कहीं किसी आप शहरी दुकान पर ले लेंगे तो 115-120 होगी, गांव में तो मैंने 110 रुपए किलो बिकती हुई पूरा साल भर देखी है। तो साहब दाल महंगी नहीं है, आलू महंगा नहीं है, सब्जियों के जो हरी सब्जियों की जो साइक्लिकल महंगाई जितनी होती है उतनी है, गेहूं चावल इफरात है। तो सब महंगाई का असर बहुत ज्यादा आम पब्लिक, जब तक रसोई में सिर्फ एक आइटम महंगी हुई है, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अकेला महंगा होने से पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा परेशानी, फर्क नहीं पड़ता। तो सब महंगाई का मुद्दा भी पिट गया। डीजल पेट्रोल जिस दिन से 10 रुपया घटाया उस दिन से आज तक फिर हमने चर्चा ही नहीं सुनी कि हाई पेट्रोल महंगा, हाई पेट्रोल महंगा, कोई नहीं कहता। इसके अलावा सब मुद्दे क्या हैं जो विपक्ष को या मीडिया को लगता था कि इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा सकता है? एक मुद्दा है साहब आवारा पशुओं का। यस, आवारा पशुओं का मुद्दा आज से 4 साल पहले तो बहुत बड़ी भीषण विकट समस्या थी, मैंने अपने गांव में खुद देखा है। पर इधर मैंने देखा कि हमारे पूरे सिवान में मुश्किल से 1 या 2 पशु छुट्टा घूम रहे थे। और आवारा पशुओं की किसान को समस्या तो है, किसान उससे परेशान है, परंतु वो इस चीज को लेके
योगी जी से नाराज नहीं है, हालांकि नाराजगी पैदा करने की मीडिया और समाज बहुत कोशिश करता है, पर आम किसान ये इस बात को समझता है कि भैया ये गाय बछड़ा जो है हमारा ही छोड़ा हुआ है, ये कहीं विदेश से नहीं आया है, हम ही ने छोड़ा है, इसलिए ये छुट्टा घूम रहे हैं। और बेशक वो एक समस्या है, पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उससे नाराज होकर आम मतदाता सरकार के खिलाफ वोट डाल दे, इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है। उसके बाद साहब एक और बहुत बड़ा वितंडा मीडिया ने फैलाया कि साहब ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। मुझे साहब इस पूरे इलेक्शन में ब्राह्मण मतदाता की कहीं से कोई नाराजगी नहीं थी, ये पूरा सिर्फ मीडिया का फैलाया हुआ वितंडावाद था, मीडिया में ही वो नाराजगी दिखी। ग्राउंड पे मुझे कहीं भी ब्राह्मणों की कोई नाराजगी नहीं दिखी है। ब्राह्मण एज अ वोट बैंक एन ब्लॉक अभी भी योगी जी को, बीजेपी को वोट कर रहा है यूपी में, अब तक के जो समाचार मिले हैं। जाट बहुत नाराज है, जाट बहुत नाराज है। साहब जाट खुश कब था, पहले तो आप ये बता दो। पुष्पेंद्र राणा जी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक जाट बहुल एक सीट की समीक्षा की है और 2017 के आंकड़ों से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जाटों ने एन ब्लॉक 2017 में सभी जाट बहुल सीटों पर रालोद को वोट दिया था। तब भी इसके बावजूद रालोद पूरी, मतलब बागपत छपरौली से शुरू करके मथुरा आगरा तक मात्र 2 सीटें जीत पाई थी। 2 सीटें आगरा मथुरा साइड में जीती थी और 1 2 3 इधर जीती थी। तो साहब 2017 में जाटों ने भाजपा के खिलाफ एक मुश्त वोट करके क्या पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया था जो अब पहुंचा लेंगे, बल्कि इस बार तो जाटों का वोट काफी हद तक योगी जी को मिला है। नाराजगी असल में नाराजगी नहीं थी, वो एक उनका इंक्लिनेशन था कि उन्होंने 2017 में रालोद को, हैंडपाइप को वोट दिया था, इस बार बल्कि 17 की तुलना में आज 22 में कम दिया है और काफी अच्छा वोट, बहुत सारी सीटों पे तो 40-50% तक जाट वोट भाजपा को मिला है। इसलिए इस गुब्बारे की भी फूंक निकल गई कि साहब जाट नाराज है, जाट नाराज है, किसान आंदोलन की वजह से जाट नाराज है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि जाट का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी जी से खुश था। उसके बाद एक तीसरा एक बहुत बड़ा वितंडा फैलाया था मीडिया ने, ओबीसी नाराज है, ओबीसी नाराज है, ओबीसी नाराज है। तब हमें ऐसी कोई नाराजगी ओबीसी की भी अभी तक ग्राउंड में दिखाई नहीं दी है। गैर यादव ओबीसी आज भी बीजेपी के साथ पूरी तरह इंटैक्ट है। यादवों ने 14 में लोकसभा चुनाव में, मुझे अच्छी तरह याद है, गाजीपुर हमारा इलाका बहुत बड़ी एक यादव बेल्ट है और मुझे उस जमाने में तो ताज्जुब हुआ था कि ऐसे ऐसे गांव थे 2014 में जहां कभी आज तक एक वोट जिस गांव से नहीं मिला था, वहां से बीजेपी, हमारे सैदपुर के बगल में एक गांव है, वहां से 850 वोट की लीड लेके निकली थी उस गांव से, जहां इससे पहले कभी आज तक बीजेपी को एक वोट नहीं मिला था। तो 2014 में यादवों ने बहुत अच्छा वोट दिया था मोदी जी के नाम पे, परंतु 17 में वो सारा का सारा वोट बैंक अखिलेश के पास वापस शिफ्ट हो गया था। 19 में भी यादवों ने वोट नहीं दिया, 2022 में भी नहीं देंगे। जो भी थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी यादव है जो कि कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, वो बेशक बीजेपी को मिल जाए, पर वह यादव अभी भी यूपी में एन ब्लॉक ज्यादातर अखिलेश को वोट कर रहा है, समाजवादी पार्टी की साइकिल पे ही वो वोट कर रहा है। हाँ, आज एक नया एक विश्लेषण मुझे सुनने को मिला। मेरे एक विश्लेषक मित्र ने मुझे बताया है कि गांव में 2 किस्म का यादव है। एक होता है सपाई यादव, वो थोड़ा सा संपन्न है और थोड़ा सा दबंग है, वो सपाई है, यादव के साथ साथ वो सपाई है, तो उसका वोट तो एन ब्लॉक अखिलेश को मिलेगा। परंतु एक बेचारा दलित यादव है, दलित यादव मतलब यादव बिरादरी में गरीब आदमी, बेचारा किसी तरह गुजारा करने वाला, उसके लिए वो जो राशन और 2000 रुपया है ना, किसान सम्मान निधि,
और वो ई श्रम कार्ड का जो पैसा मिल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी रकम है। और हर 15 दिन पे जो वो दाल तेल मसाला नून और रिफाइंड ऑयल मिल रहा है ना, चना गुड़, वो एक बहुत बड़ी हेल्प है। और वो लाभार्थी है ना, उसको उन्होंने नाम दिया दलित यादव। दलित यादव माने गरीब यादव। वो भाजपा को वोट कर रहा है। तो जैसा कि हमने कहा कि भाजपा ने एक नई बिरादरी क्रिएट की है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका नाम है लाभार्थी। तो जो लाभार्थी यादव है वो कुछ प्रतिशत बीजेपी को, योगी जी को वोट कर रहा है। तो साहब ये तो हमने एनालाइज किया कि किन मुद्दों पे, किस आशा से विपक्ष चुनाव में गया था। अब आ जाइए जरा बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में कूदी। तो साहब बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थी, राशन, ये तो था ही। इसके अलावा जो बहुत शानदार सड़कें बनी हैं, ये सिर्फ 4 एक्सप्रेसवे नहीं बने हैं यूपी में। सब हमारी जो लिंक रोड्स थी ना यूपी की, उनका इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि आप सोच नहीं सकते। जो हमारे स्टेट हाईवेज थे ना, या जो सिंपल नेशनल हाईवेज थे, मुझे याद है सैदपुर से, एक बार मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, एक बार अपने गांव माहपुर से हम डुमरांव गए थे बिहार में, और 100 किलोमीटर हमको जिला गाजीपुर में गाड़ी, अपनी निजी गाड़ी से जाना पड़ा था। और 100 किलोमीटर का सफर हमने 5 घंटे में तय किया था, और बिल्कुल रो दिए थे, इतनी गंदी सड़क थी। और हमारे यूपी की एक एक सड़क उतनी ही गंदी थी। आज साहब मैं अभी परसों जब मैं बाइक से जो है गाजीपुर जिले की इंटीरियर सड़कों से होता हुआ पहले आजमगढ़ आया 66 किलोमीटर्स, फिर आजमगढ़ से मैंने एक्सप्रेसवे पकड़ा, मैं लखनऊ आया बुलेट से अपनी। तब वो जो 66 किलोमीटर मैंने अपने गांव से लेकर आजमगढ़ तक जो इंटीरियर गाजीपुर के छोटे छोटे गांव, कस्बों, चट्टियों के बीच में जो मैंने बाइक चलाई ना, तो साहब यू वोंट बिलीव कि 66 किलोमीटर में से मात्र 2 या 3 किलोमीटर ही सड़क मुझे ऐसी दिखी जो टूटी हुई थी। बाकी सड़क बेशक सिर्फ 10 फुट चौड़ी थी, पर वो टूटी भी नहीं थी, एकदम स्मूथ थी। उस पे भी मेरी बाइक जो है 60-70 की स्पीड से चल रही थी। तो सब सड़कों में, इंटीरियर गांव की सड़कों में योगी सरकार ने बेहतरीन शानदार काम किया है। सिर्फ एक्सप्रेसवेज पे नहीं, एक्सप्रेसवेज का तो कहना ही क्या है साहब। आज आप दिल्ली से गाजीपुर सिर्फ 12 घंटे में बाई रोड जा सकते हैं आराम से, ब्रेक लेते हुए। दिल्ली से चलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे 3 घंटे में, लखनऊ 3.5 घंटे में, और उसके आगे 3.5-4 घंटे में गाजीपुर। यानी मतलब 10 घंटे की राइड 2-3 घंटे का आप ब्रेक लीजिए, आराम से 12-13 घंटे में आप दिल्ली से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। ट्रेन से 17 घंटे लगते हैं सब। फास्टेस्ट जो तेज गाड़ियां हैं, राजधानी भी 15 घंटे लेती है, रोड से आप बाय रोड 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसी सड़कें आज यूपी में बन चुकी हैं। इसके अलावा सब मुझे याद है 2017 से पहले मात्र 6 घंटे बिजली आती थी। आज बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में। वो दिन हम भूले नहीं है जब हमारे लिए पंखा भी एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। यस, फैन वाज अ बिग लग्जरी इन यूपी। उसके बाद सबसे बड़ा, योगी जी ने इस चुनाव की शुरुआत ही एक वाक्य से की थी कि मैं तो मई जून में शिमला बना देता हूं, सबकी गर्मी शांत कर दूंगा। तब लॉ एंड ऑर्डर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे जो योगी बाबा का जो अटैक हुआ ना, और जो वो बुलडोजर बाबा की जो उनकी इमेज बनी है, तब वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बाबा ने पहली अपनी चुनावी सभा में कैराना में ये कह दिया कि ये जिन लोगों की गर्मी शांत नहीं हुई है, मैं गर्मी शांत कर दूंगा, तो कुछ हमारे सुपारी जर्नलिस्ट ने बहुत आलोचना की कि ये शोभा नहीं देता, और ये तो बहुत है, ये जाट नाराज हो जाएगा, या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पब्लिक इससे भड़क जाएगी। इनफैक्ट पब्लिक उससे बहुत ज़्यादा खुश है, और वो चुनावी मुद्दा बन गया मई जून में शिमला बना देने का। उस बात से पब्लिक नाराज नहीं हुई, बल्कि पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे जो बाबा का जो ये बुलडोजर चला है, इससे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज किसी माफिया की हिम्मत नहीं है
बड़े से बड़े माफिया की भी हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब आदमी की संपत्ति पे कब्जा कर ले, या किसी गरीब आदमी को आंख दिखा दे, या किसी गरीब आदमी को, किसी कमजोर आदमी को धमका दे, फोन करके धमका दे। तो साहब बीजेपी गई थी बाबा की बुलडोजर बाबा वाली इमेज को लेके मैदान में, बीजेपी गई थी अपने विकास कार्यों को लेके मैदान में, बीजेपी गई थी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो किया है उन्होंने उसको लेके मैदान में। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है और जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए जो बड़ी बड़े प्लांट्स लगा रही हैं, वो एक मुद्दा है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में घर घर हर खेत पे पानी पहुंचाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। वो जमाना लोग भूल गए जब गर्मियों के दिनों में वाटर स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती थी और जो कि पानी लेके झांसी में, आपको याद होगा झांसी बांदा महोबा में ट्रेनें लगानी पड़ती थी लोगों को सिर्फ पीने का पानी देने के लिए। आज बुंदेलखंड में एक एक घर में टैप वाटर पहुंचाने का काम चल रहा है और मुझे बताया गया कि 15,000 से ज्यादा घरों में टैप वाटर पहुंच चुका है। तो सब बीजेपी इस चुनाव में उतरी है अपने विकास कार्यों के बल पे, और उसके बाद जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो लोगों को घर मिले हैं, जो लोगों को शौचालय मिले हैं, जो घर घर बिजली पहुंचाई गई है, जो हर घर तक शानदार खड़ंजा गिट्टी डाल के पक्की सड़कें, जो हर गांव में हर गली मोहल्ले तक जो सड़कें पहुंची हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो 20 घंटे बिजली आती है गांव में। तो सब मेरा ये कहना है कि बीजेपी और योगी बाबा अपने विकास कार्यों और अपनी एक अच्छी इमेज के बल पे एक पॉजिटिव वोट लेने के लिए चुनाव मैदान में है। विपक्ष जिन मुद्दों को समझ रहा था कि ये मुद्दे बाजार में चलेंगे, वो सारे के सारे मुद्दे बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं और बाबा पर कोई भी आरोप चिपक नहीं पा रहा है, किसी भी किस्म का आरोप चिपक नहीं रहा है। आज विपक्ष द्वारा कोई भी वादा जो विपक्ष कर रहा है उस पर पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है और सभी सरकारों के खिलाफ 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर यूपी में प्रो इनकम्बेंसी है और योगी जी पॉजिटिव वोट लेकर, अपने काम पर पॉजिटिव वोट लेकर एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को वापस आ रहे हैं। और शायद इस चीज को अखिलेश जी ने भी भांप लिया है और वो मैंने सुना है कि 11 मार्च को उनके परिवार 5 मार्च को और वो खुद 11 मार्च को लंदन घूमने जा रहे हैं। 10 को रिजल्ट आएगा। मूड माहौल आप इसी से भांप लीजिए। तो सब ये वो कुछ मुद्दे थे जिनको लेके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी चुनाव का चौथे चरण का मतदान कल होने वाला है। इसी तरह चुनावी चर्चा सब 10 मार्च तक चलती रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।